चलो आ जाओ, कैपिटल गेन का सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 अभी रहने दीजिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 अभी रहने दीजिए। अगर आप लोग कर सकते हैं खुद से तो करिएगा, समझे। इलस्ट्रेशन 2 मैं आप लोगों को आंसर बोल देता हूँ। इलस्ट्रेशन 2 का आंसर आएगा 21008227। खुद से करिएगा ना, 21008227। उसमें बहुत कुछ समझाने को है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा 21008227। अभी आप पार्ट सी पढ़ते एक नया प्रोविजन पढ़ेंगे और कम से कम 4 सम्स इसके ऊपर जो है हम लोग करेंगे होमवर्क क्लास वर्क मिला के। पार्ट सी क्या बोला है, स्पेशल केसेस ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पेशल केस 1 में सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मान लो अगर तुम लैंड और बिल्डिंग बोथ बेचते हो, कैपिटल एसेट्स है। सेक्शन 50C क्या बोलता है, सेक्शन 50C ऑफ द एक्ट इज डीमिंग प्रोविजन। सबसे पहला नंबर बात तो ये डीमिंग प्रोविजन है। प्रोविजन विच डीम सेल कंसिडरेशन, माने ये डीम करते हैं, मानता है लैंड और बिल्डिंग बोथ टू बी द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। माने स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो वैल्यू आपको देगा वही लीजिएगा। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कौन होता है भैया, देखो हर प्रॉपर्टी का वैल्यू स्टैम्प डिपार्टमेंट बोलता है। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी तुम्हारा प्रॉपर्टी का वैल्यू बोलेगा, तो वो जो बोलेगा वही लेना, ठीक है ना। फॉर पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन छोटा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या डीम करोगे, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन छोटा है, ध्यान से सुनना, प्रोविजन को बढ़िया से समझो, कैपिटल गेन में प्रोविजन को बढ़िया से समझना। अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन छोटा होता है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर छोटा होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर बड़ा होता है, तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मान लेंगे कि यही मेरा सेल कंसिडरेशन है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन छोटा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बड़ा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगा वही मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बड़ा होगा अगर 110% डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव और एक्वायरिंग दे, सच कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अगर 110% नहीं होता है तो जो वैल्यू होगा वही ले लेंगे। हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, अगर डिस्प्यूट होता है, मान लो तुम बोलते हो कि नहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना नहीं हो सकता, इन उससे तक कोर्ट में गया, डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट होने से कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने से क्या लिखा हुआ है, फुल कंसिडरेशन इज इक्वल टू वैल्यू एज डिक्लेयर बाय द कोर्ट। जो कोर्ट वैल्यू बोलेगा वही लेना, जो कोर्ट वैल्यू बोलेगा वही लेना। द वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी नॉट कंटेस्टेड एज कोर्ट बट एसएससी रिक्वेस्ट द असिस्टिंग ऑफिसर टू गेट एफएमबी। अगर कोर्ट ने कुछ बोला, एसएससी रिक्वेस्ट किया एफएमबी, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लोगे, वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प डिपार्टमेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो लोअर होगा वो। कोर्ट में नहीं जाने से दोनों में से जो लोअर होगा, दोनों में से मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू में जो लोअर होगा वो ले लेना। क्या बोला सुन, वैल्यू ऑफ एसरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर अगर बड़ा होता है, वैल्यूएशन ऑफिसर वाला अगर बड़ा वैल्यू रहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, माने ऑफिसर्स अगर ऑफिसर लोग अगर बड़ा वैल्यू बोलता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन, जो सेल कंसिडरेशन होगा वही ले लेना। और अगर ऑफिसर का वैल्यू छोटा होता है तो वैल्यूएशन एसरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। अगर वैल्यूएशन का वैल्यू कम, ऑफिसर का वैल्यू छोटा होता है, तो जो ऑफिसर बोलेगा वही डीम कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, when date of agreement and date of registration same नहीं है, when date of agreement और date of registration same नहीं है, is not same, stamp value और date of agreement may be considered। अगर same नहीं है date of agreement, जिस डेट को तुम एग्रीमेंट कर रहे हो वो, और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों अगर तुम्हारा सेम नहीं है, ठीक है, some consideration is discharged by account pay check। अगर तुम पेमेंट किए हो, मान लो तुम एग्रीमेंट कभी किए हो, मान लो एग्रीमेंट किए हो 2 साल पहले और रजिस्ट्रेशन आज हो रहा है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे। अगर तुम पेमेंट करते हो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे बैंक से, ड्राफ्ट, ईसीएस और थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिकल मोड हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर मान लो तुम्हारा एग्रीमेंट का डेट कुछ रहता है और रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ रहता है, तो उस केस में जो एग्रीमेंट वाला है वही अगर तुमको पकड़ना है तो पेमेंट करना पड़ेगा ये सब चीज से, अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे बैंक से या ड्राफ्ट से या ईसीएस से। क्लियर है। has been paid to the buyer before the date of agreement। और अदर प्रेस्क्राइब मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस
यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, आधार पे से भी चलेगा। ये सब से पेमेंट करोगे तो एग्रीमेंट का डेट का ही वैल्यू हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है? नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 86 में क्या नहीं है, सेक्शन 86 खाली लैंड और बिल्डिंग के लिए है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं चलता है, अदर कोई कैपिटल एसेट्स रहेगा तो भी नहीं चलेगा, और 110% का ऊपर एक्सीड करेगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो डाको तो ठीक है, एक बार पढ़ लो, सम्स करते हैं। हो गल चलो इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोले, एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड खरीदा 1 लाख में 189091 को, और उसका मार्केट वैल्यू 2 लाख है। तो देखो सबसे पहला नंबर बात, 1 लाख को खरीदे हो 1499 से पहले का है, तो अगर पहले रहता है तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू और जो दाम है उसमें जो बड़ा होता है वही पकड़ते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 लाख, तो वही पकड़ेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, वो कंस्ट्रक्ट किया एक बिल्डिंग को 4 लाख में, 2005-06 में, ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट है। प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर इतना, और 25 लाख, दो द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, वैल्यू बोला 95 लाख। ध्यान से सुनना, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है वो वैल्यू बोला 95 लाख, और मार्केट वैल्यू है 94 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू 94 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है? 95 लाख। तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तुम कब लिए हो, कॉपी में लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग, बुक में भी जगह है। पीरियड ऑफ होल्डिंग है तुम्हारा 1891 से लेके, सेल कब हुआ बोला है? नहीं बोला तो करंट फिनेंशियल ईयर, 1891 से लेके करंट फिनेंशियल ईयर, करंट फिनेंशियल ईयर। ठीक है, 1891 से लेके करंट फिनेंशियल ईयर। ओके, फुल वैल्यू कंसिडरेशन देखो, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू दिया 95 लाख, और तुम्हारा मार्केट वैल्यू है 94 लाख, है ना? 94 लाख। तो 94 लाख, सुन, 94 लाख का तू 10% निकाल, 9,40,000 होता है। 94 लाख के साथ 9,40,000 अगर तू निकालता है तो ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा हो जाने के कारण स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। मतलब अगर 94 लाख का 10% निकालेगा तो 9,40,000 में 94 लाख को ऐड करेगा तो 95 लाख का ऊपर चला जा रहा है। अब 95 लाख का ऊपर जाने का मतलब है हम लोग यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसको कंसिडर करेंगे पता है? स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वाला। यही बात तो हम बोले, यही बात तो हम बोले, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मेरा बात को बढ़िया से पकड़ेगा। हम बार बार बोले थे, हम बोल दिए थे, फिर से एक बार प्रोविजन में बैक कर, फिर से एक बार प्रोविजन में बैक कर। क्या लिखा देख, इफ स्टैम्प वैल्यूएशन डज नॉट, देख लिखा हुआ ना ब्रैकेट डब्बा में लिखा हुआ बॉक्स में, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110%, अगर 110% के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% के ऊपर में नहीं जाता ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव और एक्वायरिंग देम, सच कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कौन सा? तब हम लोग उसी को कंसिडरेशन मान लेंगे। अब मेरा यहाँ पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू 95 लाख है, 94 लाख का 10% मान रहे 9,40,000 होता है। 94 लाख प्लस 9,40,000 करने से स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू छोटा रहता है, तो हम लोग स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। तो लिख, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना होगा? 94 लाख, 94 लाख लिख लिया। ब्रैकेट में लिख दिया लोअर ऑफ एफएमबी एंड एसडीवी अंडर सेक्शन 50C, लोअर ऑफ एफएमबी एंड एसडीवी अंडर सेक्शन 50C 94 लाख। अब इसे लेस करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2 लाख और 1 लाख में फ्यूचर मार्केट वैल्यू और वो दाम, तो उस दोनों में हाइयर कौन सा है? 2 लाख। तो 2 लाख लेगा, 2 लाख इंटू तब का वैल्यू क्या था? 2001 का वैल्यू 100 था, तो 2 लाख इंटू डिवाइड बाई 100 और अपना वाला का क्या? 317। हिसाब करके बोल कत हो? 2 लाख इंटू डिवाइड कर 100, डिवाइड करेगा 100 से इंटू 317 कत हो? 6,34,000 लिख दो।
और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट में क्या लोगे? इम्प्रूवमेंट कॉस्ट में 4 लाख है, 5 6 का फैक्टर 117 होता है, तो लिखो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 4 लाख इंटू डिवाइड कर 117 से और ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 317 से, कितना आ रहा बता? सिक्स हाँ तो लिखना 10836 माइनस करके कितना आ रहा है? 768239। भैया आप इतना कुछ पढ़ाए यार, सेक्शन 50C में कुछ नहीं पढ़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही तू एक्चुअल कंसिडरेशन मान लेना। अगर तेरा, ध्यान से याद रखना, अगर तेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू वो लोग कह रहा वो, अगर वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोल रहा है कि वैल्यू है 95 लाख, मार्केट में वैल्यू है 94 लाख, तो अगर मार्केट वैल्यू 10% से ऊपर एक्सीड करता है तो मार्केट वैल्यू को ही कंसिडरेशन मानेंगे, और नहीं 10% से ऊपर एक्सीड नहीं करता है, मैंने 110 इसीलिए बोला गया 100 + 10, तो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो वैल्यू है ना वही मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कत আসছে? 768239। ठीक है, क्लियर है? अब इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं। क्या बोला देख, मिस्टर एक्स हैड परचेज द बिल्डिंग 1.5 करोड़ में खरीदा 1/2/14 को, बिल्डिंग को सेल किया 3 करोड़ में 1/2 को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन डेट का था 6 करोड़, रजिस्ट्रेशन डेट का। एग्रीमेंट एंटर किया गया 5 लाख में, और एग्रीमेंट जिस दिन हुआ है पेमेंट भी हुआ अकाउंट पे ही चेक से, मतलब हम लोग एग्रीमेंट का जो डेट का वैल्यू है उसी को हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान सकते हैं। स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू देता है 3.8 करोड़। अब मेरा बात सुन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दे रहा है? 3.8 करोड़। ठीक है, क्लियर है ना? अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अच्छा यहाँ भी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से? 1/2/14 से लेके करंट फाइनेंशियल ईयर, सब में लॉन्ग टर्म हो रहा। लॉन्ग टर्म समझ रहा है ना? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना महीना था? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 महीना था शायद, 24 महीना था ना, तो 24 से एक्सीड कर रहा। लिख पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/2/14 टू करंट फाइनेंशियल ईयर, 1/2/14 टू करंट फाइनेंशियल ईयर, लिख दिया। सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लेगा? फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लेगा बोल? देख स्टैम्प ड्यूटी वाला बोला 3.8 करोड़, अब तो कौन सा वैल्यू लेगा? रजिस्ट्रेशन वाला ना एग्रीमेंट वाला? भैया अगर एग्रीमेंट वाला हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्रीमेंट वाले दिन आप पेमेंट जो करिएगा वो अकाउंट पे ही चेक, जो सब बोले थे ना अकाउंट पे ही चेक, IMPS, भीम, RTGS से होना चाहिए। तो यहाँ तो हुआ है, बोला तो है, यहाँ तो बोला है तेरे को कि तू अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितना ले रहा तू ना? क्या ना 5 लाख ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू কত বলছি? 3.8 करोड़। তার হ্যাঁ আমি কি বলছি তোমাকে? অ্যাকাউন্ট আমি কি বলেছি কথাটা শোনো আমার ভালো করে। আমি বলেছি স্ট্যাম্প ডিউটি ভ্যালু 3.8 করো, ঠিক আছে? তো তুমি তার 10% বার করো, 3.8 করবে 10% বার করো, 3.8 10% বার করো, কত হচ্ছে? আরে 3.8 এর বার করো না রে, 3.8 এ 110% বেড়ে গেছে। না কত বেরিয়েছে? 4,08,000 4,08,000 4,18,000 হচ্ছে, খেয়াল করে দাও। 3,80,000 110%। 3.8 হ্যাঁ 4.18 हो रहा है, ठीक है? अच्छा 4.18 हो रहा, 4 पॉइंट क्या हो रहा? 18 ना, क्रॉस করছে না তো? হ্যাঁ এখানে কত আছে? 5 लाख, 4.18 5 लाख हो रहा ना, क्रॉस तो नहीं कर रहा। अरे प्रोविजन क्या बोला था? फिर से अब पढ़ते हैं। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110%, क्या ये 110% हो रहा? अरे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3.8 है, 3.8 का तू 110 मारना यार, करने से आता है 4.18। डज नॉट एक्सीड of the consideration received or acquiring, then such consideration shall be deemed to be the full value consideration। तो वही consideration को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। ये बोले है ना, बात समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है डीम टू बी सेल कंसिडरेशन, उसी को सेल कंसिडरेशन करना। अगर
तेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उससे ऊपर भी देख क्या लिखा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन, वही तेरा सेल कंसिडरेशन होगा। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए तेरा, कम होना चाहिए, और एसडीवी क्या होना चाहिए, एसडीवी बड़ा होना चाहिए, एसडीवी बड़ा होना चाहिए। तो इस सम्स में भी मेरा एसडीवी क्या है, 4.18 है, 4.18 है, तो लिख फुल वैल्यू कंसिडरेशन 3.8 करोड़, 3.8 लिख दे, 3.8, और लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कितना था, 1.5 करोड़ था, तो 1.5 करोड़ कब का वैल्यू है, 14-15 का, तो 1.5 डिवाइड बाई 14-15 का वैल्यू 220 है, डिवाइड बाई 220 इंटू 317 करके देख 2.16 आ रहा, तो एलटीसीजी कितना आएगा, 1.64, 1.64। इधर पेन है चलो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ तो एक बार क्वेश्चन खुद से। एक इलस्ट्रेशन 5 में बोला मिस्टर दिनेश रिसीव्ड अ वेकेंट साइट एज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड नवंबर 5, साइट एक्वायर्ड बाय हिज फ्रेंड फॉर 7 लाख, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कंस्ट्रक्ट किया है बिल्डिंग को 15 लाख में, इम्प्रूवमेंट है, फर्दर एक्सटेंशन 5 लाख, ये भी इम्प्रूवमेंट है। वो सेल किया 55 लाख में, और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू दिखा रहा 65 लाख। सुन तो कौन सा लेगा बता, 55 लाख में तू सेल किया है, और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू कितना दिखा रहा, 65 लाख दिखा रहा ना। तो तू एक चीज कर, सुन 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 मेरा बात सुन, तेरा सेल हुआ 55 लाख में, तो उसी को एक्चुअल सेल कंसिडरेशन नहीं पकड़, क्यों बोल तो 55 लाख का 110% निकाल, 55 का 110% करेगा तो आएगा 60.5, और 65 है, यही कर रहे हैं ना। मतलब जो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो रहा है हम उस पर 110% मार रहे हैं। अगर मेरा वो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं उसी को सेल कंसिडरेशन मान लूँगा, और अगर मेरा वो वैल्यू मेरा अगर एक्चुअल सेल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम रहता है, वो वैल्यू अगर मेरा 10% मारने के बाद अगर वो वैल्यू मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मैं एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लूँगा। क्लियर है ना। देख इसमें लॉजिक हम समझा रहे, क्या इसका लॉजिक है, लॉजिक समझिए, बहुत सिंपल है। सुन, हम एक प्रॉपर्टी को बेचे 55 लाख में, ठीक है, लेकिन स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो होते हैं गवर्नमेंट का ऑफिसर्स लोग रहते हैं, वो लोग बोल रहे नहीं आप इस प्रॉपर्टी को बेच के 65 लाख रुपया ले सकते हो। हम बोल रहे नहीं हम तो 55 लाख में बेचते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं 55 लाख इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ताकि मान ले हम यहाँ पर एक बड़ा सा टैक्स प्लानिंग किए हैं, 65 लाख वो वैल्यू बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर 65 लाख बोल रहा हूँ, मैं 55 लाख बोल रहा हूँ। तो मैं अगर उसको बेचता हूँ 55 लाख में, मैंने कम करके बेच रहा हूँ जिससे कि सरकार का नुकसान होगा, उसीलिए सरकार बोले नहीं आपका जो सेल कंसिडरेशन होगा ना उसको हम लोग सेल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हो सकता है जानबूझ के कम यहाँ दिखा रहे हैं, बाद में अंदर से पैसा ले लीजिएगा। चीज को समझो, आप बोल रहे हैं अपना घर को 55 लाख में बेचे, लेकिन आपका घर का दाम तो 65 लाख होना चाहिए था। हम बोले नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है बात समझ रहा। अब मान लिया ऐसा हो गया, हम बेचे 55 लाख में, हम बेचे 55 लाख में, सरकार बोल रहा
कि नहीं इसका वैल्यू 56 लाख होना चाहिए। हम बोले गवर्नमेंट को, अरे यार क्या आप गरीब हैं क्या, 1 लाख रुपया हम मार के क्या करेंगे। इसीलिए मेरे को बोला गया 10% तक आपको छूट दिया गया। मतलब हम लोगों का जो वैल्यू रहेगा और आपका जो वैल्यू रहेगा, दोनों के बीच में अगर 10% का डिफरेंस रहा, तब तक आपका ही वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, सेल्फ कंसिडरेशन। लेकिन अगर 10% के ऊपर चला जाता है, मेरा माने गवर्नमेंट का वैल्यू और आपका वैल्यू दोनों के बीच में अगर 10% से ज्यादा का फासला है, तब मेरा वैल्यू माने सरकार का वैल्यू को आप सेल्फ कंसिडरेशन पकड़िएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली समझा, ठीक है। उसी तरह से पहला इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा देख सुन, मेरा बात सुन। पहला इलस्ट्रेशन में सरकार का वैल्यू था 95 लाख, मेरा मार्केट वैल्यू था 94 लाख था ना, 94 लाख था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग किसको सेल कंसिडरेशन पकड़े थे, 94 लाख को। क्यों पकड़े थे, 94 लाख मेरा वैल्यू था, मार्केट वैल्यू माने मेरा वैल्यू। मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी को सेल करके 94 लाख मिलेगा, सरकार बोलता है नहीं 95 लाख। तो दोनों के बीच में फासला कितना का होना चाहिए, 10% तक अगर रहा तो जो मैं वैल्यू में बेच रहा हूँ, मेरा सेल कंसिडरेशन या मेरा मार्केट वैल्यू जो रहेगा, उसी को सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। उसीलिए पहला सम्स में 94 लाख का 10% जब हम लोग निकाल रहे थे, तो 94 लाख का 110% ठोकने से आता है 10,34,000। लेकिन सरकार का वैल्यू 95 लाख है, इसका मतलब 10% से कम ही, हम 10% से कम, मतलब फासला 10% से कम है, तो मेरा वैल्यू आप मानिए, ठीक है ना। दूसरा इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, देख गवर्नमेंट का वैल्यू था 3.8 करोड़, कितना था 3.8 करोड़, चीज को समझो, गवर्नमेंट का 3.8 करोड़ था, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस प्रॉपर्टी को कितना में बेच रहा था, मेरा सेल कंसिडरेशन कितना था, हम परचेज किए थे 1.5 करोड़ में और सेल किए 3 करोड़ में, सेल किए थे 3 करोड़ में, चीज को समझ, सेल किए थे 3 करोड़ में, सेल किए थे 3 करोड़ में, समझा ना। हम सेल किए थे, हम सेल करके हम बोले 3 करोड़ मिला, सरकार बोल रहा नहीं इसका वैल्यू 3.8 करोड़ होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 4 में सरकार बोल रहा उसका वैल्यू 3.8 करोड़ होना चाहिए, तो किसका वैल्यू माने, सरकार का ना मेरा, गवर्नमेंट का ना मेरा। बोला 10 पर देखिए तो 3 करोड़ का 10% आप निकालिए तो उसका 10 करोड़ निकालने से होता है 3.3, गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू आ रहा है 3.8, मतलब आप यहाँ पर 10% से ज्यादा वैल्यू, 10% का फासला क्रॉस कर जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट जो आपका 3.8 वाला है वही हम लोग ले लेंगे। समझ में आया मेरा बात क्या बोले। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, ऐसा अगर नहीं करेगा ना सरकार, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी को मान ले हम 10 लाख में तेरे को बेच दिए, ठीक है। हम बोलेंगे सुन ना इसका दाम 1 करोड़ है ना, बोला ते बोला हाँ, हम बोले सुन ना हम 1 करोड़ रुपया लाएंगे तो टैक्स लगेगा, हम तेरे को ना 10 लाख में बेच दे रहे, ठीक है, 10 लाख में हम बेच दे रहे, बाकी 90 लाख में ना 2 लाख ते रख लेना, 88 लाख मेरे को बेंच के अंदर से दे देना। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो मेरा सेल कंसिडरेशन हम कितना दिखाएंगे, 10 लाख। लेकिन ये प्रोविजन के आने से क्या हो चुका है, भले हम इसको 10 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो 1 करोड़ दिखा रहा है, 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, 11 लाख, मतलब 11 लाख तक आप दिया गया था, लेकिन 1 करोड़, समझ रहे हैं ना, मतलब सरकार का वैल्यू को ही आपको सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, इलस्ट्रेशन 4 क्लियर है, समझ में आया। तो हमेशा ये 10% का फासला चेक करना, ओके। अब आओ इलस्ट्रेशन 5, एक बार खुद से करते हैं इलस्ट्रेशन 5, देखो तुम लोग खुद से करो ना यार। देखो यहाँ तुम्हारा सेल कितना में हुआ है भैया, 65 लाख, और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ना सेल हुआ 55 लाख में, और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कितना बता रहा, 60 लाख। तो 55 लाख का 10% आप निकालते हो तो कितना आता है, 60.5, लेकिन स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी लोग वैल्यू बोला 65, इसका मतलब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का ही वैल्यू माना जाएगा। समझ में, आपका सेल कंसिडरेशन का कोई वैल्यू नहीं है, अब ज्यादा सियाना बन रहे हैं। हाँ 65 लाख रुपया सरकार के हिसाब से वैल्यू आ रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हम उसको 55 में बेचे हैं, भाड़ में जाइए आप, आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा 65 लाख, तो 65 लाख फुल वैल्यू कंसिडरेशन ले लिया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख रुपया था, तो 7 लाख लिख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट में लिखेगा ना ICOA, कितना 7 लाख इंटू 317 बाई ये कब का है, 5 का है, नवंबर 5, तो 5/6 का वैल्यू 105 है, इंटू 317 बाई 105 करने से कितना आ रहा, 21143, ठीक है। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले ले, 15 लाख इंटू
317 बाई 167, ठीक है। 15 लाख इंटू 317 बाई 167, 5-6 का वैल्यू देखेगा। फिर अवर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, वो कितना है 5 लाख। 5 लाख इंटू 317 बाई 200 करके कितना आ रहा 792,500। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इसका 746862, 746862। लास्ट इलस्ट्रेशन 6, 746862, ঠিক আছে। इलस्ट्रेशन 6 खुद से कर। हाँ देख कुछ नहीं है भाई, सेल कंसिडरेशन जो तू कर रहा है उसी को तू सेल कंसिडरेशन तब मान सकता है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है तेरा, सेल कंसिडरेशन जो है तेरा, उसको तू से अपना सेल कंसिडरेशन को तू सेल कंसिडरेशन तब मान सकता है जब तेरा सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू के बीच में 10% से कम का फासला है। और अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर हम जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलेगा वही। हम बोले प्रॉपर्टी को बेचे हम 100 में, ठीक है, कितना में बेचे, चीज को पकड़ तो अभी पकड़। हम बोले हम प्रॉपर्टी को 100 रुपया में बेचे, सरकार बोला कि नहीं आपका प्रॉपर्टी बिकना चाहिए 101 रुपया में, तो बता दो मेरा सेल कंसिडरेशन कितना रुपया होगा, बोलो कितना रुपया होगा। हम बोले 100 में बेचे, सरकार बोला नहीं 101 रुपया वैल्यू होगा, तो कितना 101 लेंगे। हाँ 101 लेंगे। 100 का 10% 10 টাকা है, 110 টাকা है। 100 रुपया मेरा सेल कंसिडरेशन है, सरकार के हिसाब से वैल्यू 101 रुपया, तो 100 रुपया को ही सेल कंसिडरेशन मानोगे। 102 रुपया होने से ही 102 रुपया होने से भी 100 रुपया को ही सेल कंसिडरेशन मानोगे। 110 रुपया तक अगर सरकार का वैल्यू होता है तो 100 रुपया को ही सेल कंसिडरेशन मानोगे। लेकिन 110 रुपया के ऊपर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जाता है तो फिर 110 के ऊपर मान ले 111 रुपया अगर सरकार का वैल्यू है और हम अगर उसको बेचते हैं 100 रुपया में तो 111 रुपया मेरा सेल कंसिडरेशन होगा। 112 अगर होता है तो 112 रुपया मेरा सेल कंसिडरेशन होगा। समझ में आया बात क्या बोले, क्लियर है। 10% तक का छोड़ दिया गया। आज इलस्ट्रेशन 6 खुद से कर। मिस्टर बाला सोल्ड अ वेकेंट साइट 21/9 को 7 लाख में, एक्वायर किया था 5 में। ऑफ कोर्स सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग लिख लेगा 1/10/5 से 21/9, तो लॉन्ग टर्म ही हो रहा है, ठीक है। सुन ध्यान से, एक्वायर किया है कि सेल किया कितना में 7 लाख में, सेल कितना में किया 7 लाख में। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू कितना है 13 लाख, मतलब तू सेल किया 7 लाख में, सरकार बोल रहा वैल्यू होना चाहिए 13 लाख, तो 7 लाख का 10% होता है 70,000, तो 7 लाख प्लस 70,000 मैंने 7,70,000, और सरकार की तरफ से वैल्यू कितना है 13 लाख, मैंने 7,70,000 से क्रॉस कर रहा, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही तेरा क्या होने वाला है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिख, मतलब 13 लाख ही तेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगा। 7,70,000 से अगर कम होता ना, मान ले अगर हम यहाँ बोलते हैं कि सरकार का तरफ से वैल्यू 7,60,000 है, समझ में आ रहा ना, तो 7 लाख रुपया मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाता है। एक्चुअली में 7 लाख का 10% 7,70,000 होता है। अगर 10% से कम होता है तो मान ले अगर सरकार बोलता है कि वैल्यू है 7,60,000, तो 7 लाख आपका सेल कंसिडरेशन होता है। समझ में आया। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखिए 13 लाख लिखे, लेस करिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लाख इंटू एक्वायर किया था ना 1.5 लाख इंटू 317 बाई 117, 317 बाई 117, क्योंकि 5-6 का इंडेक्सेशन 117 है, करके आएगा 406410। LTCG आपका आएगा 893,590, ठीक है भैया। बहुत माथापेची आज का प्रोविजन में की है, हम कुछ माथापेची नहीं किए। एक बार फिर से प्रोविजन पढ़ते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा बात सुन लो, प्रोविजन समझ लो, ये प्रोविजन को क्यों लाया गया, सेक्शन 50C आया क्यों। देखो सेक्शन 50C नहीं आने से क्या होता पता है, हर कोई अपना प्रॉपर्टी को जो भी प्राइस में सेल करता वो दिखाता कि हम कम में सेल किए, और जो
ज्यादा पैसा रहता वो अंदर से ले लेता। हम अपना 50 लाख का प्रॉपर्टी था, हम उसको बोलते हम 10 लाख में बेचे हैं, 40 लाख रुपया हम टेबल के नीचे से ले लेते, 2-4% कमीशन दे देते सामने वाला पार्टी को, तो खुशी हो जाता। लेकिन ये प्रोविजन आने से क्या हुआ, भले अब आप कम में दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालेगा और बोलेगा आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना है। अब आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में अगर 10% का डिफरेंस है, तब तक तो आपको छोड़ दिया जाएगा, माने आपका सेल कंसिडरेशन को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपका सेल कंसिडरेशन को हम लोग सेल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसी को हम लोग सेल कंसिडरेशन मानेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो मेरा प्रॉपर्टी को मैंने बेचा 10 लाख में, ठीक है, सरकार की तरफ से वैल्यू आ रहा उसका 50 लाख रुपया, तो यहाँ पर 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख, तो 11 लाख रुपया, 11 लाख रुपया तक मेरे को छूट देता सरकार, 11 लाख रुपया तक छूट देता। लेकिन यहाँ पर 50 लाख है, मतलब सरकार का जो दिया हुआ वैल्यू है वही वैल्यू आपका सेल कंसिडरेशन हुआ है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार फिर से मैं इस प्रोविजन को पढ़ता हूँ तुम लोगों के लिए, बढ़िया से देख लो। सबसे पहला नंबर बात तो ये जो सेक्शन 50C है सिर्फ लैंड पे लगेगा या बिल्डिंग पे लगेगा या दोनों पे लगेगा, लैंड पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, दोनों पे लगेगा, बोथ पे। सेक्शन 50C जो होता है ये डीमिंग प्रोविजन है, तुम देख रहे हो। अभी सम्स करने के बाद तुमको प्रोविजन पढ़ाने से और मजा आएगा। डीमिंग प्रोविजन कैसे बोल रहे हैं? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? वैल्यू तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला जो वैल्यू है उसी वैल्यू को ज्यादातर केसेस में सेल कंसिडरेशन माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानने वाला बात है, मानने वाला माने डीमिंग प्रोविजन। ये डीमिंग प्रोविजन हुआ व्हिच डीम सेल कंसिडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोथ टू बी वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो वैल्यू बोलेगा उसी को हम लोग मानने जा रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूट। जनरली हम लोग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला वैल्यू लेते हैं। क्या बोल रहे भैया? एग्रीमेंट वाला भी लेते हैं। हाँ, अगर तुम एग्रीमेंट का डेट का दिन पेमेंट किया होगा और वो भी कैसे अकाउंट पे, चेक वगैरह सबसे, इस सबसे। फिर नेक्स्ट क्या बोला? सुन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही तुम सेल कंसिडरेशन मानोगे। कब? अगर तुम्हारा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन छोटा होता है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बड़ा होता है। एक सेकेंड, इस पे कंडीशन है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 10 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10,20,000, तो क्या मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लूंगा? नहीं, 10 लाख का 10% निकालिए, 11 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 10,20,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 10,20,000 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना था? 10 लाख। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10,20,000, तो 10 लाख का 10% ठोकने से 11 लाख होता है। 11 लाख, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, if stamp duty value does not exceed, अगर stamp duty value does not exceed 110% of the consideration received or acquiring then such consideration shall be deemed to be the full value consideration। अगर 110% के ऊपर नहीं जाता है ना तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 110% के ऊपर चला जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्चुअल सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। मेरे को पता है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। समझ में आ रहा है? फिर से हम बता रहे हैं, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को सेल कंसिडरेशन मानना है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 10% नीचे रहने दीजिएगा। अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 10% से ऊपर भाग जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही अब क्या मानना पड़ेगा? तब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। क्लियर है? फिर बोला डिस्प्यूट हो गया, द वैल्यू, अगर डिस्प्यूट हो गया तो वैल्यू जो कोर्ट बोलेगा वही होगा। अब मान लो ऐसा हो सकता है ना, मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू हम बेचे 10 लाख में, लेकिन तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोला 50 लाख, हम बोले नहीं झूठ, गलत है तुम, हम कोर्ट में गए, हम बोल रहे भैया इसका वैल्यू 10 लाख होना चाहिए, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोल रहा नहीं 50 लाख होना चाहिए, तो सरकार को हम चैलेंज किए, गवर्नमेंट को भी तुम चैलेंज कर सकते हो, कौन बोला नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। अब गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट गलत है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं 10 लाख बोल रहा हूँ और गवर्नमेंट को वैल्यू दिख रहा है 50 लाख, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू 50 लाख बता रहा, तो हम कोर्ट में जाके चैलेंज किए, तो कोर्ट जो वैल्यू बोलेगा वही मेरा वैल्यू हो जाएगा, वही मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू डिक्लेयर बाय द कोर्ट। फिर सुन, द वैल्यू ऑफ स्टैम्प डिपार्टमेंट नॉट कंटेस्टेड
इन कोर्ट, अगर मान लो कोर्ट में नहीं गया, बट एसएससी रिक्वायर्ड द असेसिंग ऑफिसर टू गेट एफएमबी, अगर कोर्ट में नहीं गया तो असेसिंग ऑफिसर जो वैल्यू बोला वही फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, वैल्यू एडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन ऑप्शन, और मार्केट वैल्यू में जो लोअर होगा वो, उस केस में अगर नहीं गए तो फ्यूचर मार्केट वैल्यू और एसडीवी दोनों में जो छोटा होगा वो ले लेना, फ्यूचर मार्केट वैल्यू और एसडीवी दोनों में जो छोटा होगा वो ले लेना। समझ में आया बात क्या बोले? अच्छा फिर क्या बोला, वैल्यू एसरटेन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर ऑफिसर का वैल्यू बड़ा है और एसडीवी छोटा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टू बी डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। ऑफिसर का वैल्यू अगर बड़ा हो जाता है और एसडीवी छोटा है तो ऑफिसर जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एसडीवी छोटा है और ऑफिसर्स का वैल्यू बड़ा है तो एसडीवी इज डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। नहीं समझ में आया? अरे ऑफिसर बोला नहीं 50 लाख होना चाहिए, एसडीवी बोला नहीं 40 लाख होना चाहिए, तो उस केस में एसडीवी जो वैल्यू बोलेगा उसी को सेल कंसिडरेशन मानना है। याद रखना, ऑफिसर ज्यादा बोल रहा है, ऑफिसर ज्यादा बोल रहा है, एसडीवी कम बोल रहा है, एसडीवी का जो वैल्यू होगा उसी को सेल कंसिडरेशन मानना। और अगर मान ले वैल्यू एसरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, एसडीवी का वैल्यू बड़ा है, एसडीवी का वैल्यू अगर बड़ा है तो वैल्यूएशन एसरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज डूम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। इस दोनों पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि कभी भी गवर्नमेंट एसएससी को मारना नहीं चाहता है, बचाना चाहता है। देखो सेल कंसिडरेशन जितना मिनिमम होगा ना उतना एसएससी बचेगा, तुम अगर थोड़ा बहुत भी समझते हो, क्योंकि सेल कंसिडरेशन ज्यादा होने से तुम्हारा इनकम ज्यादा हो जाएगा, टैक्स ज्यादा पे देना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों केस में क्या बोला, अगर वैल्यू एसरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू ज्यादा रहता है, वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा वैल्यू बोल रहा और एसडीवी का वैल्यू कम है तो हम लोग एसडीवी लेंगे, एसएससी को बचाना है। यहाँ अगर एसडीवी ज्यादा है, एसडीवी ज्यादा है तो यहाँ भी हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, जो ऑफिसर्स वैल्यू बोल रहा है वो वैल्यू लेंगे। समझ में आया बात? नेक्स्ट समझना, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम अगर ना हो तो कौन सा वैल्यू लेंगे, एग्रीमेंट वाला तुम ले सकते हो अगर तुम्हारा एग्रीमेंट में जो पेमेंट हुआ वो अकाउंट पे, चेक, बैंक वगैरह ईसीएस पीसीएस से हुआ है तब, या इलेक्ट्रॉनिक मोड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हुआ है। सीधा सा बात, ये प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर मान लो कैपिटल एसेट्स नहीं है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग तो एप्लीकेबल नहीं है, और अगर ये 110% के ऊपर नहीं जा रहा है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल, मैंने अगर 110 के ऊपर नहीं जा रहा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया बात क्या बोले? ये 4 इलस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं, क्लियर है? बढ़िया से आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर है नहीं आता? ठीक है, ठीक है, चलिए तो